तो आज के इस लाइव स्ट्रीम में क्या क्या कवर होगा पहले ये बता देता हूं मैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मार्केट अपडेट जो हम करते हैं वो करेंगे। मार्केट में चल क्या रहा है, इक्विटी, डेट, गोल्ड, सारे एसेट क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे, बिटकॉइंस के बारे में भी, क्रिप्टो करेंसीज। उसके बाद मैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी को भी थोड़ा कवर करूंगा कि देखिए, मार्केट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा, स्टॉक्स के फंडामेंटल्स का आइडिया है बहुत अच्छा, लेकिन इसके अलावा ओवरऑल मार्केट का भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, और मार्केट में जियो पॉलिटिकल क्या हो रहा है उसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि उस पर भी स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस काफी हद तक डिपेंड करता है, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो बहुत डिपेंड करता है। तो उसी के अंतर्गत चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी क्या है, ये क्यों हो रहा है, उससे क्या फायदा हो सकता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर मैं अपने म्यूचुअल फंड स्टॉक पोर्टफोलियो के बारे में भी रफली आपको थोड़ा बताऊंगा कि किस तरह से मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, कितने सारे फंड्स हैं, कितने सारे स्टॉक्स हैं, ये एक रफ आइडिया मैं दूंगा। और उसके बाद आपकी जो क्वेरीज है वो मैं लूंगा। सो सबसे पहले तो थैंक्स लॉट एवरीवन। मतलब हम जो भी वीडियोस पब्लिश करते हैं उस पर अगर आप लाइक्स देखेंगे, परसेंटेज ऑफ लाइक्स, तो ऑलमोस्ट 100% या फिर 99%, मतलब 100 150 लाइक्स तक तो शायद ही कोई डिसलाइक आता है। सो 98 99% ऑन एन एवरेज जरूर आता है हमारे ज़्यादातर वीडियोस पे। तो थैंक्स लॉट फॉर दैट, मतलब आप लोगों को पसंद आ रहा है हमारे वीडियोस। और देखिए, दीपावली की खुशी में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊंगा, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट नहीं करें। इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको आइडिया है तब तो बहुत अच्छा, खुद से करें, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आइडिया नहीं है तो दो चीजें करें। नंबर वन, आप किसी एक्सपर्ट का हेल्प लें, और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको खुद का इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना होगा। उसके अलावा खुद से बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट्स कभी नहीं करें। ज्यादातर चांसेस है, देखिए, अगर लकी हैं तो एक दो बार तीन बार, कितने बार आप सक्सेसफुल होंगे, कभी ना कभी रॉन्ग नंबर लाएगा और लगेगा, और आपको इश्यूज होंगे। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें। हमारा टैग लाइन भी है, हमारा टैग लाइन क्या है, किसी को याद है क्या? अभी मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट नॉलेज, ये हमारा टैग लाइन है। तो इन्वेस्टमेंट नॉलेज के लिए देखिए, हमारा म्यूचुअल फंड का कोर्स ऑलरेडी है, अगर आप चाहें तो फिलहाल वो सिर्फ 499 रुपीज पे हम ऑफर कर रहे हैं। तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं, सारे डिटेल्स वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। और इक्विटी का कोर्स हमारे एंड से बहुत समय से पेंडिंग है, बट वो ऑलमोस्ट रेडी है ना, तो नवंबर एंड तक वो हम पब्लिश कर देंगे। और उसका प्राइसिंग बहुत रीजनेबल होगा, ये 4000 5000 इस तरह का कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही रीजनेबल होगा, ताकि कोई भी कुछ कर सके। इसके अलावा एक और लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, आप लोग के काफी कॉल्स आते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट हेल्प। तो मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसीलिए मैं आपको बताता हूं। आप लोग ऑफर करते हैं सर कुछ पैसा लेकर आप पोर्टफोलियो रिव्यू कर दो या फिर पोर्टफोलियो बना दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के कुछ लिमिटेशंस है, जब तक आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम कस्टमर से चार्ज ही नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। तो आप जब हमारे थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, वो भी आपको रेगुलर प्लान मिलेगा, और जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो म्यूचुअल फंड से हमें कमीशन मिलेगा, तो वो हमारा अर्निंग है। उसके बाद ही कुछ भी हेल्प हम कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूंगा, अभी तो काफी महीनों से हमने बंद किया हुआ है बिकॉज ऑफ टाइम इशू। बट हाँ, दिस मैं ट्राई कर रहा हूँ, दिसंबर से शायद मैं स्टार्ट करूंगा। बट एनी, जब भी स्टार्ट करूंगा मैं आपको बताऊंगा। कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो वो हमें मेल लिख सकता है, ईमेल आईडी हमारा आप लोगों के पास होगा, तो उस पे मेल, या फिर हमारे वेबसाइट पे भी ईमेल आईडी मिल जाएगा। आप हमें मेल लिख दीजिए कि आप इंटरेस्टेड हैं, हम दिसंबर में आपको कॉल करेंगे। हम ट्राई कर रहे हैं, नॉट फॉर श्योर, बट ट्राई कर रहे हैं कि दिसंबर से हम स्टार्ट करें। ओके, सो मार्केट अपडेट स्टार्ट करते हैं। माई लाइफ अपडेट, हैप्पी दीपावली सर जी, गुहा जी हैप्पी दीपावली, अक्षय जी हैप्पी दीपावली, डॉक्टर सुदीप जी हैप्पी दीपावली, शांतनु जी हैप्पी दीपावली, विजय जी हैप्पी दीपावली, जॉन जी गुड इवनिंग, हैप्पी दीपावली, कौशिक जी थैंक्स लॉट, आपको भी प्रॉस्परस दीपावली, थैंक्स लॉट। सो ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस टाइप इन करें, मैं लूंगा। मार्केट अपडेट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट अगर मार्च मार्च से देखिए, इस साल तो बहुत अच्छा कर रहा था। उसके बाद फिर सितंबर, अक्टूबर
और नवंबर भी शुरुआत का गिरा मार्केट, वो इसलिए क्योंकि एफआईआई का पैसा बहुत आ रहा था। उसके बाद यूएस में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो एफआईआई का पैसा निकलने लगा। और उसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी थोड़ा गिरा है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है लेकिन थोड़ा गिरा है। लाइक लास्ट दीपावली से इस दीपावली का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो निफ्टी या फिर सेंसेक्स का अबाउट 8 to 9% का रिटर्न आया है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप का 30% से भी ज्यादा का रिटर्न है इंडेक्स का। तो दोनों के रिटर्न्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसीलिए वैल्यूएशन भी अगर आप देखेंगे ना तो लार्ज कैप का वैल्यूएशन अभी थोड़ा ही ओवर वैल्यूड है, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप का वैल्यूएशन ज्यादा है, ओवर वैल्यूड है वो। तो लार्ज कैप में देखिए कोई खास रिटर्न नहीं आया लास्ट दिवाली से इस दीपावली में। हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप का रिटर्न बहुत आया है। तो देखिए मार्केट अपडेट मैंने आपको हमेशा बताया है कि फिलहाल अभी आप क्या देखोगे, आप देखोगे ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं। तो क्रूड ऑयल का प्राइसेस आपको पता है, ब्रेंट क्रूड अगर आप वॉच करते हैं रेगुलरली हमारा लाइव स्ट्रीम, तो 95 यूएस डॉलर्स के आसपास चला गया था, जो कि घटकर अब 81 हो गया है। इंडिया के लिए बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है। ऑफकोर्स ये जितना कम होगा उतना हम ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, लेकिन हाँ 81 एज कम्पेयर टू 95 बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है हमारे लिए, तो बहुत अच्छा न्यूज़ है। और सेकंड न्यूज क्या है कि यूएस 10 ईयर, मैंने आपको हमेशा बोला है 10 ईयर का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसे हमेशा देखें। तो यूएस 10 ईयर जो कि अबाउट 5%, इनफैक्ट 5% भी क्रॉस कर गया था एक दिन, जिसके कारण मार्केट्स बहुत गिरे थे, वो घटकर अबाउट 4.5% के आसपास चला गया था। बट हाँ फिर से थोड़ा बढ़ा है, 4.64% हुआ है फिलहाल। बट हाँ 5% से बहुत कम है। तो ये घटकर बढ़ क्यों गया? वो इसलिए हुआ था कि यूएस में रेट हाइक इस बार नहीं हुआ, और जो कमेंट्री आया था यूएस फेड का उससे लग रहा था कि भाई क्लियर कट उन्होंने बोला कि अब शायद रेट हाइक नहीं होगा। तो मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली लिया और इंटरेस्ट रेट 5% से बिल्कुल ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास गिर गया वहां का 10 ईयर पेपर। लेकिन हाँ रेट हाइक नहीं करेंगे ये बोलते वक्त फेड ने बोला था कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं यूएस में बहुत ऊपर चले गए हैं, इसलिए रेट हाइक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा है कि रेट हाइक का काम वो कर दे रहा है। बट जब इस तरह का स्टेटमेंट आया उसी तरह से ये जो इंटरेस्ट रेट है गिर गया 10 ईयर का 5% ऑलमोस्ट से 4.5% के आसपास हो गया। फेड परेशान हो गया। फेड ने बोला था कि भाई 5% है इसीलिए मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब ये तो घट गया खुद ब खुद। तो फिर से ये फेड ऑफिशियल्स आकर ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बोलते हैं। अब वो बोलना शुरू करें नहीं अगर प्रॉब्लम हुआ तो हम फिर से रेट हाइक करेंगे। तो इस तरह का स्टेटमेंट आने के कारण ही ये जो 4.5 से 4.64 चला गया ये। और स्टॉक मार्केट देखिए कुछ दिन गिरा था फिर ऊपर गया था, उसके बाद फिर से थोड़ा गिरावट आया था, वो इसीलिए आया है। फिड ने पहले बोला कि रेट हाइक नहीं करेंगे, पॉजिटिव सभी जगह मार्केट पॉजिटिव, यूएस पॉजिटिव, इंडिया पॉजिटिव। उसके बाद आकर आप फिर से बोले नहीं शायद बढ़ा सकते हैं ऐसा कुछ। वो सभी बेचारे बहुत ट्रबल में हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इकोनॉमिक्स बहुत डिफिकल्ट चीज है, इट्स नॉट इजी। मतलब यूएस सेंट्रल बैंक को भी इतना प्रॉब्लम हो सकता है, आप समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट है। बट एनी हाउ ये चल रहा है। तो और गोल्ड देखें तो गोल्ड 2000 यूएसडी क्रॉस कर गया था, मतलब ऑलमोस्ट 2000 के आसपास चला गया, तो वो भी घटा है अब 1942 के आसपास चल गया। सिल्वर भी थोड़ा घटा है, 22.3 डॉलर्स पर ऑन्स के आसपास है। तो ये तो आपको पता है जब भी प्रॉब्लम बढ़ेगा तो गोल्ड सिल्वर थोड़ा ऊपर जाएगा, खासकर गोल्ड। और जब प्रॉब्लम थोड़े कम होंगे तो गोल्ड का प्राइसेस थोड़ा कम होगा। तो वही हो रहा है, थोड़ा सा मार्केट में प्रॉब्लम्स थोड़े से कम हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा गोल्ड का प्राइस नीचे आया, लेकिन अभी बहुत हाई है, ऐसा नहीं कि बहुत कम हो गया है। 1900 से भी कम चला गया था जो कि अब 1940 के आसपास है। अभी सबसे अच्छा क्या कर रहा है? अभी सबसे अच्छा कर रहा है क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन 37,000 यूएसडी से भी ऊपर जा चुका है, इथेरियम 2000 यूएसडी से भी ऊपर जा चुका है। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखें तो क्रिप्टो करेंसीज का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। बट हाँ मैं खुद पर्सनली कभी भी दीपावली है तो कभी कभी आपको क्रैकर्स की आवाज आएगी, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, नथिंग कैन बी डन। सो हाँ पर्सनली मैं क्रिप्टोज में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, पता होना चाहिए। देखिए मार्केट देखें तो ओवरऑल मार्केट ठीक ठाक है हमारे लिए। क्रूड ठीक है, 10 ईयर का आप अगर आप इंटरेस्ट रेट देखें उसके कारण इंडिया का भी अगर आप इंटरेस्ट रेट देखेंगे ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, तो कम हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और जो वॉर भी चल रहा था ना, मतलब रसिया यूक्रेन का, तो फिलहाल कुछ हो नहीं रहा वहां पे, मतलब है लेकिन ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट वहां पे हो नहीं रहा है। और ये जो गाजा का भी इशू चल रहा है, इसराइल और फिलिस्तीन, तो जैसा हम हमास वो जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफी मैटर बढ़ जाएगा इमीडिएटली,
क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो एटलीस्ट फॉर नाउ, फ्यूचर नो बडी नोज, बट एटलीस्ट फॉर नाउ ये थोड़ा सेटल्ड है, इसलिए क्रूड भी सेटल्ड है। तो उस तरीके से अगर आप देखें तो चीजें ठीक ठाक हैं, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। और प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है वो तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री जीडीपी ग्रोथ देखे बहुत अच्छा है। एफडीआईज, मतलब नियर फ्यूचर में आप काफी बड़े बड़े और एफडीआईज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एफआईआईज का पैसा फिर से आएगा आने वाले फ्यूचर में। इंटरेस्ट रेट जब थोड़े कम और होंगे तो बिल्कुल पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा। तो इंडिया एज अ कंट्री, मैंने हमेशा बोला है, मैं तो हमेशा बुलिस बुलिस हूँ, मेरा कंट्री है तो नेचुरली मैं बुलिस रहूंगा, और अच्छा भी है, काफी अच्छा भी कर रहा है, तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी है तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है इंडियन मार्केट्स, देयर नो डाउट अबाउट दैट। हम अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म नोबडी नोज, कब क्या हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, किसी को पता नहीं है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस तरह का परफॉर्मेंस चल रहा है इंडिया एज अ कंट्री, फिर यहाँ के जो कंपनीज का परफॉर्मेंस चल रहा है, जिस तरह का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उनके सामने, उसे देखकर आप बोल सकते हैं कि यस, काफी अच्छा परफॉर्मेंस उम्मीद कर सकते हैं। प्लस मार्केट देखिए कहाँ पे पैसा जाएगा, यूएस में प्रॉब्लम चल रहा है, आने वाले समय में कोई बहुत अच्छा नहीं होने जा रहा है, वो भी मतलब डाउन जा रहा है। यूरोपियन कंट्रीज तो ऑलमोस्ट डाउन है। चाइना बहुत अच्छा कर रहा था, वो भी अब डाउन चल रहा है, और पहले वाला जो ग्रोथ था वो वापस नहीं आने जा रहा है चाइना में। तो इन सभी के बाद इंडिया ही है लाइन में। तो मोस्टली इंडिया में ही ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स आएगा, एफडीआई हो, एफआईआईज हो। डेट में भी आपने सुना होगा पैसा आ रहा है, जेपी मॉर्गन का के इंडेक्स में हम इंक्लूड है, तो नेक्स्ट ईयर से अच्छा खासा पैसा आएगा। ब्लूमबर्ग का जो भी इंडेक्स है उसमें भी उम्मीद है कि कुछ महीनों में हमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। वो अगर होता है तो और भी ज्यादा पैसा आएगा। तो वो तो पैसिव फंड है, उसके अलावा एक्टिव फंड्स भी बहुत आ जाएगा। तो डेट इक्विटी दोनों में ही उम्मीद है कि अच्छा खासा पैसा आएगा, तो सब ठीक है उस मामले में। और डेट फंड्स को देखें तो डेट भी इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बताया थोड़ा कम हुआ है, डेट का रिटर्न थोड़ा आपको और ज्यादा दिख रहा होगा। 2 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन मैंने हमेशा रिपीट किया है। नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट उम्मीद है कि कट होगा, तो उसके कारण डेट फंड्स के रिटर्न्स आपको काफी बढ़कर आएंगे, काफी बढ़कर आएंगे। ऐसा नहीं है कि इक्विटी से भी ज्यादा आने लगेंगे, मतलब अबाउट 8 9 10% के आसपास का रिटर्न। ऑफकोर्स उस पर डिपेंड करेगा आप किस तरह के बॉन्ड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है। लाइक अगर शॉर्ट टर्म का है तो वहां पे 7 8% के आसपास, और अगर गिल्ट जैसा फंड है तो 9 10 उससे भी ज्यादा आता है। मतलब गिल्ट में तो कभी कभी 15 20% का भी रिटर्न आया, पहले की बात बोल रहा हूँ मैं। लेकिन इंटरेस्ट रेट इस बार इंडिया में उतना ज्यादा नहीं है, तो शायद वो 20% वाला देखने को नहीं मिले, बट हाँ 9 10% या उससे थोड़ा ज्यादा तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि डेट के लिए बहुत अच्छा रिटर्न है। तो डेट भी अच्छा है। और गोल्ड तो देखिए, गोल्ड ऑलरेडी रिटर्न अच्छा खासा आ चुका है, और प्रॉब्लम्स जो हैं थोड़े बहुत कभी ना कभी बढ़ेंगे तो गोल्ड भी ऊपर ही जाएगा। बट हाँ, सबसे देखिए अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो इक्विटी, मतलब लॉन्ग टर्म इक्विटी से ज्यादा रिटर्न बहुत मुश्किल है किसी दूसरे एसेट क्लास के लिए जनरेट करना, और काफी कन्वीनियंट भी है। तो ये है मार्केट अपडेट। देखिए एक और मैं कवर करना चाहता था दीपावली में, चाइना प्लस स्ट्रैटेजी क्या है, क्या हो रहा है। तो देखिए इसके लिए चाइना के बारे में हमें थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। देखिए चाइना जब वहाँ इंडिपेंडेंस आया ना, तो चाइना पहले यूएसएसआर से क्लोज में था, अब वो रसिया बन गया है, यूएसएसआर तो ब्रेकअप हो गया। तो वहां जब उसके क्लोज गया ना, तो यूएस, चाइना बहुत बड़ा कंट्री है, ह्यूज पॉपुलेशन, लैंड भी बहुत बड़ा है। तो यूएस और यूएसएसआर दोनों चाहते थे कि चाइना उनके साथ आए। इंडिया के साथ भी नेचुरली वो चाहते थे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ कि मेरे साथ आए। तो चाइना शुरू में आपको पता है कम्युनिस्ट बन गया, तो यूएसएसआर के साथ चला गया। तो यूएसएसआर से काफी हेल्प मिला, मतलब पैसा मिला, टेक्नोलॉजी मिला ना, उनके सोल्जर्स को भी ट्रेनिंग मिला, बहुत कुछ मिला। लेकिन जैसे ही वहां से कुछ हेल्प मिला ना, फिर चाइनीज, देखिए चाइनीज का स्ट्रैटेजी क्या होता है ना, जो भी करो मतलब सामने वाले को पता नहीं चले कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो शुरू से उनका है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करना है। उन्हें लगता है कि मेरा पास्ट ग्लोरी, हम नंबर वन थे वर्ल्ड में एक समय, तो हमें फिर से नंबर वन होना है। तो वो है चाइनीज स्ट्रैटेजी, वो चाहते हैं। बट हाँ, इमीडिएटली आपके सामने वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जब वो काफी स्ट्रांग हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे वो बाहर आता है। यूएसएसआर के साथ भी उन्होंने पूरा हेल्प लिया, उसके बाद धीरे धीरे उनके बॉर्डर्स पे इनके ना, के आर्मी के साथ झड़प होना शुरू किया, क्योंकि चाइना तो आपको पता है ना, सभी के साथ डिस्प्यूट होता है, लैंड डिस्प्यूट, सभी कुछ वो चाहते हैं कि मुझे मिल जाए। तो यूएसएसआर को पता चल गया कि भाई इससे थोड़ा दूरी बनाने में भलाई है, ये
लास्ट में मेरे ही ऊपर बम फटने वाला है। तो यूएसएसआर ने कुछ सालों के बाद थोड़ा दूरी बना लिया। उसके बाद यूएस को मौका मिला कि चलो यूएसएसआर थोड़ा अलग हो गया, अब मैं चाइना के पास जाता हूँ। चाइना मतलब यूएसएसआर बिल्कुल कम्युनिस्ट पार्टी बनाना चाहता था, यूएसए कैपिटलिस्ट बनाना चाहता था। तो यूएसएसआर, तो उसके बाद चाइना को भी लगा कि भाई यूएसएसआर तो चला गया, अब मैं क्या करूंगा, किससे हेल्प लूंगा, मुझे आगे बढ़ना है। तो फिर यूएस के पास हो गया, यूएस से बहुत हेल्प मिला। आपको क्या लगता है चाइना जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, या फिर टेक्नोलॉजी में भी फिलहाल आगे बढ़ रहा है, या फिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया, कैसे बन गया? खुद से बन गया? बिल्कुल भी नहीं। वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत हेल्प किया है उसका शुरू में। उन्हें लगा कि यूएसएसआर से अलग हो रहा है तो चाइना हमारे साथ आएगा तो हम पावरफुल बन जाएंगे, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की बात है। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया, उसके कारण चाइना बहुत आगे बढ़ा। उसके बाद फाइनली जब चाइना ने अपना सही रंग दिखाना शुरू किया, ताइवान हो या फिर ज्यादातर कंट्रीज के साथ उनके प्रॉब्लम चल रहे हैं, एटलीस्ट लैंड डिस्प्यूट की बात कर रहा हूँ, यूएस से भी अब प्रॉब्लम चलता है उनका, यूरोपियन कंट्री से भी प्रॉब्लम चलता है। तो उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया कि भाई इस पे ट्रस्ट करना ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए अब आपने देखा हो ना, यूएस खुलेआम चाइना के खिलाफ बोलता है। बहुत सारा जो टेक्नोलॉजी था, एडवांस टेक्नोलॉजी, उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि भाई अब तुम्हें नहीं दूंगा, वी डोंट ट्रस्ट यू। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूएस या फिर यूरोपियन कंट्रीज का बहुत सारी कंपनीज का वहां पे बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस है, और साथ ही यहाँ से बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, जो कि अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो इन कंट्रीज में प्रॉब्लम आएगा। तो अब इन्हें क्या करना है कि अपना ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसे डाइवर्सिफाई करना है, कहीं और ले जाना है। यू नेवर नो ना, चाइना का अगर ताइवान से प्रॉब्लम होता है तो आपको पता है यूएस, यूरोपियन यूनियन सभी कुछ चाइना को बैन करेंगे। बैन करेंगे तो यहाँ से भी एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो उस कंट्रीज में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ज्यादातर सामान चाइना से जा रहा है। इसीलिए वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए कौन कौन से कंट्रीज सुटेबल होंगे? तो बहुत सारे कंट्रीज है, देखिए सिर्फ इंडिया नहीं है, लेट्स बी प्रैक्टिकल। तो वियतनाम में बहुत कुछ जा रहा है, इंडोनेशिया है, फिर वहाँ पास में उनके मैक्सिको है, बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ की जा रहा है वो पैसा। लेकिन हाँ, इंडिया में भी वो आ रहा है। और यहाँ पे अगर स्टेबल गवर्नमेंट बना रहा, मतलब ठीक से काम करता रहा, तो आने वाले समय में आप अच्छा खासा और एफडीआई एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया में आएगा, जो कि बहुत अच्छा न्यूज़ है। तो यही है चाइना प्लस स्ट्रैटेजी, वो सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और उसमें जब वो करेंगे, मतलब करेंगे कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और ये धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ेगा और भी बढ़ेगा, तो वो इंडिया के लिए काफी अच्छा होगा। तो वो एक एक्सलेंट न्यूज़ है हमारे लिए।